गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हरे कृष्णा। स्वागत आप सभी का दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर। और आज है 3 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 3 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। साथ साथ में दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक सर्वे है उसको कवर करने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे के जो महत्वपूर्ण हाईलाइट्स वगैरह हैं, जो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, उससे जुड़े हुए जो फैक्ट वगैरह हैं उसको कवर करेंगे। और साथ में ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, तो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022, ठीक है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये सर्वे क्या होता है? ये सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज रहता है, ठीक है। जैसे बजट रहता है, वो एक अनुमान रहता है कि आने वाले टाइम में सरकार क्या है कि सरकार का क्या आय और व्यय से जुड़ा हुआ एक ब्यौरा रहता है, ठीक है। दस्तावेज रहता है कि क्या खर्च करेगी और क्या क्या है कि उसका प्राप्ति होगी, आय वगैरह होगी। इसी प्रकार इकोनॉमिक जो सर्वे रहता है वो एक तरह का वार्षिक दस्तावेज रहता है, जो पिछली साल रहती है उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस वगैरह किया और आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है, जैसे महंगाई वगैरह हो गई या जो सरकार पूंजी जो एक्सपेंडिचर वगैरह खर्च कर रही है उसमें कुछ लूप होल वगैरह है, वो सर्वे वगैरह के अंदर इंडिकेट किए जाते हैं। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण रहता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज रहता है और इसमें सरकार के द्वारा पिछले एक साल के अंदर अर्थव्यवस्था की जो स्थिति वगैरह थी उससे संबंधित आंकड़े वगैरह है वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं। और अब की बार का जो सर्वे है, और ये सर्वे कौन तैयारी करते हैं भाई? मुख्य आर्थिक सलाहकार है, उसके मार्गदर्शन के अंदर आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ये सर्वे तैयार किया जाता है। आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ही बजट तैयार किया जाता है और इसी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण भी तैयार किया जाता है। 2022 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये इसका विषय क्या है भाई? इसका जो थीम वगैरह है ना इस सर्वे का, वो है त्वरित दृष्टिकोण। ये इसका केंद्रीय विषय है दोस्तों। अब की बार का जो सर्वे है 2022 का, उसका विषय याद रखना, त्वरित दृष्टिकोण। ये प्राय क्या किया जाता है? संसद में केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। जैसे 1 फरवरी को बजट रखा गया था, तो 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2022 है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में इकोनॉमिक सर्वे ये वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। ये तैयार किस विभाग के द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी आप याद रखोगे। भारत के अंदर पहला आर्थिक सर्वेक्षण है वो 1950-51 के अंदर स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1950-51 के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। और केंद्रीय बजट के साथ में इसको 1964 के अंदर इसको केंद्रीय बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाने वाला लगा था। एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता था और 64 के अंदर ही क्या सरकार ने बजट और क्या कि जो सर्वे इसको अलग अलग किया था। एक दिन पहले सर्वे पेश किया जाता था। इस सर्वे के अंदर कुछ प्रमुख बिंदु वगैरह हैं उसको कवर करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अंदर इन्होंने ये बोला है कि 2020-21 के अंदर 7.3% की गिरावट के साथ में भारत के अंदर क्या है कि कोरोना की वजह से जीडीपी के अंदर कितना गिरावट हुआ था? 7.3% 2020-21 के अंदर। और 2021-22 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था 9.3% प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के साथ में बढ़ने का अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 के अंदर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 9.3% के आसपास। और बजट के अंदर क्या बोला गया है भाई? बजट के अंदर ये बोला है कि 9.2%, ठीक है। यानी सर्वे अलग बोल रहा है, बजट अलग बोल रहा है, ठीक है। 2022-23 के अंदर जीडीपी की जो विकास दर है वो कितनी रह सकती है? 2020-21 की 7.3% गिरावट, 2021-22 है उसकी 9.3% बढ़ोतरी, और जो 22-23 है यानी 3 सालों की उन्होंने प्रेडिक्शन किया है और वो कितनी रहने वाली है? 8 से 8.5% के आसपास क्या है कि ग्रोथ रेट रह सकती है। अगला दोस्तों, इसके अंदर ये बोला गया है कि सरकार के चालू वर्ष के अंदर यानी 2021-22 के लिए जीडीपी का 6.8% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अगर से गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया गया? 6.8% क्या है कि राजकोषीय घाटा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह का टारगेट वगैरह है सरकार के द्वारा रखा गया है। भारत क्या है कि नवंबर 2021 के अंत में भारत चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद में भारत चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। ये सर्वे के अंदर बोला गया है। तो सबसे पहले कौन सा है? चाइना, सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड। अमेरिका वगैरह भी नहीं है, अमेरिका तो खुद का डॉलर, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले के अंदर फॉरेक्स रिजर्व है। कौन सा? फॉरेक्स रिजर्व रहता है उसके अंदर चौथे स्थान पे, ठीक है। और क्या बोला गया भाई बजट इस सर्वे के अंदर? ये बोला गया कि 2021-22 के अंदर वार्षिक आधार पे ऋण वृद्धि है वो अप्रैल 2021 के 5.3% से बढ़ के 31 दिसंबर 2021 तक 9.2% हो गया। तो ये
सरकार के द्वारा एक चिंता वगैरह जताई गई या सर्वे के अंदर कि सरकार का क्या है कि जो वार्षिक आधार पर ऋण वगैरह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले क्या है कि 5.3% के आसपास था, जो बढ़ के 9.2% के आसपास हो गए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंदर पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति, ये क्या रहती है दोस्तों, जो कैपिटल क्या है कि एडिक्वेसी क्या है कि रेशियो वगैरह रहता है, उसमें क्या है कि पूंजी जोखिम कैपिटल क्या है कि रिस्क एसेट्स रेशियो, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है कि एक तरह से जो वाणिज्यिक बैंक वगैरह है उसके अंदर कितनी पूंजी ऐसी है जो जोखिम भारित एसेट के रूप में, ठीक है। तो वो अनुपात है वो 2013-14 के आसपास क्या कि 13% के आसपास था, जो बढ़ के क्या कि सितंबर 2021 से 16.54% हो गए। यानी क्या कि जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंदर एनपीए की बढ़ोतरी की वजह से जो उनकी जो संपत्ति वगैरह है बैंकों की, वो एक तरह से जोखिम भारित संपत्ति के अंदर ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये आप राजकोषीय घाटा देख सकते हो, फिशल डेफिसिट है उसको देख सकते हो। 2018-19 के अंदर 3.4% के आसपास था, फिर 19-20 के अंदर ये ट्रेंड था 4.6 के आसपास, 2020-21 के अंदर ये 9.2% और क्या है कि एस्टिमेट कितना किया गया कि 2021-22 के लिए बजट के अंदर ये एस्टिमेट किया गया है 6.8% के आसपास रहने की संभावना है। तो ये ट्रेंड याद रखना दोस्तों, ये कुछ फैक्ट वगैरह है। एक देख सकते हो आप कि 2018 से लेकर 2020 तक लगातार भारत का राजकोषीय घाटा है वो बढ़ता गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये ट्रेंड के अंदर आगे गिरावट आई है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व देख सकते हो। भारत के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो विश्व का चौथा बड़ा देश है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज़्यादा है। 2018-19 के अंदर कितना था, 411 क्या कि बिलियन डॉलर के आसपास था। 2019-20 के अंदर 477, फिर 2020-21 के अंदर 577 यानी 100 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी, और 2021-22 के अंदर अभी वर्तमान के अंदर 634 क्या है कि बिलियन डॉलर के आसपास क्या है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो ये 4 सालों का जो ट्रेंड वगैरह दे रखा है ये भी आप देख। अगला फूड ग्रेन प्रोडक्शन वगैरह है। भारत के अंदर क्या है कि जो खाद्यान्न का कितना उत्पादन होता है, 2017-18 के अंदर 285 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास था। फिर क्या है कि ये 18-19 के अंदर भी क्या है कि सेम रहा था। 2019-20 के अंदर क्या है कि 297 मिलियन मेट्रिक टन था, और 2020 के अंदर जो कोरोना के टाइम के अंदर भारत का क्या है कि जो एकमात्र क्या है कि सेक्टर वगैरह था जो छूता रहा था, जो भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा था, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर, और उस टाइम 308 मिलियन मेट्रिक टन क्या है कि कृषि खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। तो आप खाद्यान्न का जो उत्पादन वगैरह है, खाद्यान्न के अंदर जैसे राइस हो गया, गेहूँ वगैरह, चावल, ये इस तरह की सरसों वगैरह हो गई, दाल वगैरह, ये सारा चीज़ें क्या है कि इसके अंदर शामिल रहती है। तो ये ट्रेंड वगैरह आप याद रखना, लगातार भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है पिछले 4 सालों से बढ़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह के कुछ आंकड़े वगैरह थे जो आपको मैंने बताए। अगला दोस्तों, नल से जल योजना के बारे में बात करते हैं। नल से जल, ठीक है। अभी बजट 2022-23 के अंदर सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। हर घर नल से जल योजना के लिए 2022-23 में सरकार के द्वारा 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, बजट के अंदर आवंटन किया गया है दोस्तों। ये स्कीम कब से लॉन्च की गई थी, 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी, और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2019 के अंदर नल से जल योजना स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य ये है कि 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को, हर ग्रामीण के जो घर है उसको पाइप से पीने का पानी है वो उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, वो इसके अंतर्गत रखा है। यानी ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। गाँवों के अंदर क्या है कि 2024 तक इसका टारगेट रखा है। ये एक सरकार के जल जीवन मिशन है उसके घटक है। तो नल से जल योजना 2019 में लॉन्च की गई थी। ये जल जीवन मिशन है उसके घटक के तौर पे स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक अपने को ये करना है, ठीक है। पानी के उपलब्ध है, पाइप, ठीक है। इस योजना एक अनूठा मॉडल वगैरह आधारित है। जो नल से जल योजना है उसके अंदर एक पानी समितियों का निर्माण किया जाता है। पानी समितियों का क्या है कि गाँव के अंदर क्या है कि पानी समितियों का गठन किया जाता है, और इसके माध्यम से जो हर घर जो पाइप के माध्यम से क्या है कि पानी ग्राउंड लेवल पर क्या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये सरकार के द्वारा एक अनूठा मॉडल स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब जल जीवन मिशन के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। जल जीवन मिशन है, इसका भी क्या उद्देश्य क्या है कि 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, यानी क्या है कि देखा जाए तो कार्यात्मक घरेलू यानी चालू हालात के अंदर
जो नल का कनेक्शन वगैरह जो प्रोवाइड किया जाएगा वो चालू हालात के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई। तो जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, ग्रामीण परिवार है, उसको एक दिन के अंदर 55 लीटर कह की पानी की आपूर्ति करने की परिकल्पना है, वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत की गई है। दोस्तों याद रखना, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था और इसी के घटक के रूप में हर घर नल से जल योजना शुरुआत की गई है और जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट के अंदर की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, बजट के अंदर 5 नदियों को जोड़ने की घोषणा की गई है। वो नदियाँ कौन कौन सी है भाई? वो नदियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा जाएगा, फिर कृष्णा और पेनार नदियों को जोड़ा जाएगा, और फिर पेनार और कावेरी नदी को जोड़ा जाएगा, फिर दमनगंगा और पिंजाल नदियाँ, और लास्ट में क्या है कि तापी और नर्मदा नदी। तो ये 5 नदियाँ हैं जिनको जोड़ने की बजट के अंदर हाल ही के अंदर घोषणा की गई है। पहले भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है भाई? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जिसके लिए सरकार के द्वारा 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हालांकि आवश्यकता कितनी है? 48,000 करोड़ रुपए की, लेकिन सरकार के द्वारा 2022-23 के लिए केवल 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है केन बेतवा लिंक के लिए की गई। तो नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बात करते हैं। ये 5 नदियाँ थी जिनको जोड़ने की बात की गई। आप याद रखना दोस्तों, जो दमनगंगा और पिंजाल नदी है, इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है कि मुंबई शहर को घरेलू पानी की आपूर्ति वगैरह है उसको सुनिश्चित करने के लिए दमनगंगा पिंजाल नदी को जोड़ने का प्लान बनाया गया। ठीक है, तापी और नर्मदा नदी के माध्यम से 7 जलाशयों का अतिरिक्त पानी को हटा के इसको कच्छ और सौराष्ट्र का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, कच्छ और सौराष्ट्र का सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उसमें पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तापी और नर्मदा नदी को जोड़ने की बात की गई। मुंबई को पानी प्रोवाइड करवाने के लिए दमनगंगा और पिंजाल नदियों को जोड़ने की बात की गई। कृष्णा नदी, गोदावरी और पेनार, इन नदियों के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। कृष्णा नदी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। 1400 किलोमीटर के आसपास बहती है ये, और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ठीक है, और क्या है कि ये इन राज्यों से बहकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बह के ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। इसका उद्गम वगैरह आपको मैंने बता दिया। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे भीमा, तुंगभद्रा, ठीक है, ये कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है। कावेरी नदी है जो कोडुगु से निकलती है, यानी कर्नाटक के क्या है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, जो कर्नाटक तमिलनाडु से बह के कहाँ पे जाती है भाई? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। पेनान नदी है वो चिक्काबालापुरा से निकलती है। ठीक है, ये भी क्या है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर बहती गिरती है। गोदावरी नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। तो गोदावरी भारत की तीसरी बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होके ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। भारत की तीसरी बड़ी नदी है। इन 5 नदियों को जोड़ने का जो प्लान है वो बजट के अंदर घोषणा की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में बात करते हैं। हमारे ग्रह यानी पृथ्वी पे आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी करने के लिए, जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1971 के अंदर ईरान के रामसर शहर के अंदर, रामसर का शहर कहाँ पर पड़ता है? कैस्पियन सागर के तट पे पड़ता है दोस्तों। और कैस्पियन सागर की जो सीमा वगैरह है वो ईरान से भी लगती है, रसिया से भी लगती है। ठीक है, तो इसी दिन क्या है कि रामसर कन्वेंशन अपनाया गया था ईरान के अंदर। और रामसर कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स वगैरह है उसके कंजर्वेशन, संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये याद रखोगे। पहली बार कब मनाया गया था? 1997 को। क्यों? क्योंकि रामसर के की जो सम्मेलन है उसको 16 साल पूरे हो गए थे, तब क्या है कि 1997 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दिवस मनाना। नेक्स्ट दोस्तों, इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। 2022 की दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। भारत के अंदर कितने स्थल है भाई? भारत के अंदर 47 रामसर स्थल है। भारत के अंदर कितने हैं? 47। ठीक है, याद रखोगे। भारत का जो पहला रामसर स्थल कौन सा था? उड़ीसा का चिल्का झील, और क्या कि केवलादेव के एक राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। ये भारत के पहले आर्द्रभूमि स्थल थे, रामसर के एक स्थल थे भारत के। वर्तमान के अंदर 47 है। 2021 के अंदर भारत के अंदर 5 रामसर स्थलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से दोस्तों? 5 नई साइट कौन कौन सी जोड़ी गई थी? एक तो गुजरात की थोल और वाधवना के वन्यजीव अभ्यारण्य,
थोल और वाधवना, ठीक है। फिर हरियाणा का सुल्तानपुर क्या कि वेटलैंड्स के अंदर शामिल किया गया था, भिंडावा शामिल किया गया था, और उत्तर प्रदेश है उसका हैदरपुर वेटलैंड है उसको शामिल किया गया था। 2021 के अंदर 5 नई रामसर साइट है भारत के अंदर क्या कि शामिल की गई थी। कौन कौन सी? थोल, भादवना, सुल्तानपुर, भिंडावास और हैदरपुर क्या कि वेटलैंड्स है। यह याद रखो कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन वेटलैंड, सुंदरवन क्या कि जो वेटलैंड है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, देश स्टेक ई पोर्टल के बारे में बात करते हैं, जो बजट के अंदर क्या की घोषणा की गई थी। देश स्टेक ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म है, ये स्किलिंग पोर्टल है, एक तरह का क्या है कि कौन सा क्या कि पोर्टल है? स्किलिंग, कौशल से जुड़ा हुआ पोर्टल है, जो बजट में घोषणा की गई थी, जिसका पूरा नाम क्या है? देश यानी कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है, ये इस पोर्टल का पूरा नाम है दोस्तों। जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल या जो रीस्किलिंग वगैरह है उसको सशक्त करने के लिए ये पोर्टल बजट के अंदर लॉन्च किया गया। तो ठीक है, देश स्टेक ई पोर्टल। तो देश स्टेक ई पोर्टल किससे संबंधित है? स्किल से संबंधित है। भारतीय नागरिकों की कौशल वगैरह है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, रैम्प प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, यानी राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो एमएसएमई उद्योग है उनकी क्या कि जो परफॉर्मेंस वगैरह है कोविड के दौरान जो जिस तरह की हालत वगैरह ख़राब हुई है उसकी वजह से उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि उनकी परफॉर्मेंस वगैरह, उनका प्रदर्शन वगैरह है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसको क्या कि सुधार कर सके। केंद्रीय बजट 2022-23 के अंदर सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम घोषणा की गई थी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। रैम प्रोग्राम है वो एमएसएमई से संबंधित है, इसके लिए 6000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और आने वाले 5 सालों के लिए ये प्रोग्राम लागू होने वाला है। ये एक तरह का रैम्प क्या है? एक पोस्ट कोविड रिजिलियंस एंड रिकवरी प्रोग्राम है, एमएसएमई का रिकवरी प्रोग्राम है। कैसे? एमएसएमई क्षेत्र है क्योंकि जो भारत के जीडीपी के अंदर कितना योगदान करते हैं, 40% के आसपास क्या कि एमएसएमई योगदान करते हैं। तो इसीलिए एक उनका एमएसएमई को रिकवरी करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि एमएसएमई को वित्त के लिए बेहतर तरीके से पहुंच वगैरह मिल सके, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सद्भावना, ये भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया है और वहाँ पे आतंकवाद से प्रभावित लोगों वगैरह है उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है। तो ये किससे संबंधित है? भारतीय सेना के द्वारा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान वगैरह है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के जबलपुर। नेक्स्ट दोस्तों, एक क्या कि सिप्तुक गस्टर क्या कि फेस्टिवल है, सिप्तुक क्या कि गस्टर फेस्टिवल है वो लद्दाख के अंदर बनाया गया है। कब बनाया गया दोस्तों? 2 दिनों का एक वार्षिक उत्सव है, पारंपरिक विरासत वगैरह है उसको संरक्षण करने के लिए। तो सिप्तुक क्या कि गस्टर क्या कि फेस्टिवल किससे संबंधित है? तो लद्दाख की संस्कृति से संबंधित, ठीक है, याद रखोगे। अगला जल्दी 5 करंट अफेयर्स के क्विज देख लेते हैं दोस्तों। भारत में किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला, रक्षा मंत्रालय के द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी हेतु कौन सी योजना को शुरू किया गया है दोस्तों? तो सेहत नामक योजना है, सेहत, ठीक है। ये योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपने जो पेंशन भोगी और जो पूर्व रिटायरमेंट के बाद में क्या कि जो तीनों सेनाओं के जो सुरक्षाकर्मी वगैरह हैं उनको घर पे क्या है कि दवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सेहत योजना है वो स्टार्ट की है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, ठीक है। अगला, रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, DIA, इसके नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो लेफ्टिनेंट जनरल GV रेड्डी को, ठीक है। इनको नया क्या कि प्रमुख वगैरह है वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका बनाया गया है। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस समरी वगैरह देख लेना आप, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।